हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग के पोर्टफोलियो कंपनी का एक अपडेट निकल के आया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। और आज उसने अच्छा खासा हमको मूव भी दिखाया है। लगभग आज सुबह वो 7% के ऊपर था क्या। एक सेकंड में निकाल लेता हूँ इसको। यस, फिलहाल वो 2.66% ऊपर है और वो 57 पे घूम रहा है, बट उसने 58 तक का टच किया था और जैसा लगता है कि वो 60 के ऊपर निकल सकता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ऐसा क्या हुआ कि कंपनी अचानक से इतना अच्छा खासा मूव दिखा रही है? तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि कंपनी ने जो ग्रोथ नंबर्स दिखाया है वो काफ़ी अच्छा दिखाया। और इससे आपको एक और चीज़ समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको जो पिछले वीडियोस जो बनाया था मैंने, ये मुथूट माइक्रो फाइनेंस के ऊपर, फिर फ्यूजन फाइनेंस के ऊपर, और ये आपको बताया था मैंने कि किस तरीके से सारे कंपनीज जो भी लेंडिंग कंपनीज है वो ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आगे जाके जो उनका जो लोन बुक में जो प्रॉब्लम चल रहा था वो खत्म हो जाएगा और अच्छा खासा ग्रोथ आने वाला है। और यही चीज़ आपको नंबर से भी दिख रहा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर हम लोग कॉल अगर पढ़ेंगे आपने, तो वहाँ भी लोगों ने ये बोला कि हम लोग अभी जो पहले जो हम लोग कर रहे थे उसमें भी जो रुकावट था वो ख़त्म हो चुका है और आगे हम ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं। तो जब भी ऐसा किसी कंपनी में चेंजेस आता है जहाँ कंपनी बात करती है कि आगे जाके हम अच्छा काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ने लग जाता है और उसके वजह से स्टॉक का प्राइस भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रो करता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ पहले कंपनी क्या बोल रही थी, समझाता हूँ कि हम लोग का जो ग्रुप लोन्स था, अब ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, नाम में ही इसका स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो ये छोटे छोटे लोन्स देती है। गांव में जाके जो ग्रुप में लेडीज़ रहती थी उनको लोन मिलता है, जो कि आपका कोविड के पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कहते हैं ना, वैसा टाइप का लोन था। बट अभी इन्होंने क्या किया कि हम उस टाइप के लोन कम देंगे, ग्रुप लोन्स कम देंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर एक आदमी ने भी अगर पैसा नहीं दिया तो बाकी लोग ही बोलते हैं कि अरे वो पैसा नहीं दे रहे तो हम भी पैसा नहीं देंगे। मतलब उसमें एक ग्रुप बन जाता है ना, तो सबके पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर ये पैसा नहीं दे रहा है तो मैं ही पैसा नहीं दूंगा, और ऐसे टालते टालते उसमें एनपीए बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन जो ग्रुप लोन में से जो लोग रेगुलर पे करते थे उनको उन्होंने अब इंडिविजुअल लोन देना स्टार्ट कर दिया। तो उसको बोलते ग्रेजुएट हो गया। मतलब वो जो इंडिविजुअल आदमी था जो पहले ग्रुप में था, अब उसको अकेला में लोन दूंगा। तो अकेला लोन देने से क्या फ़ायदा होता है कि अब वो अकेला आदमी लोन को ले रहा है, तो अगर वो लोन पेमेंट नहीं करता है, उसके ऊपर अगर कुछ भी कार्रवाई होता है या उसके घर में कोई एजेंट ही पहुंचता है पैसा लेने के लिए, तो थोड़ा बहुत आपका एक सोशल स्टिग्मा भी जैसे बोल सकते हैं कि लोग देखते हैं कि इसने पैसा नहीं दिया। तो ये चीज़ एक अच्छा खासा होता है, और जो आदमी अच्छे से लोन दे रहा है उसको आप लोन देते रहेंगे तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा खासा काम करेगा। तो कंपनी ने ग्रुप लोन्स देना कम कर दिया है, बट बाकी जो भी लोन्स थे, जो स्मॉल जो लोन्स होते हैं उनको देना स्टार्ट किया है। और यहाँ पे नंबर देखिए, कितना अच्छा नंबर दिखा है। पहले तो डिपॉजिट का देख लेते हैं। तो कंपनी का जो डिपॉजिट है, जो मतलब कि कंपनी बैंक को कोई भी अगर पैसा देना है तो पहले खुद के पास पैसा होना पड़ेगा। तो बैंक जनरली क्या करती है, वो पैसा किसी और से धार लेती है डिपॉजिट के फॉर्म में या किसी भी चीज़ में, और फिर उसी पैसे को आगे लोन के रूप में देती है। तो उज्जीवन का आपका अगर हम टोटल डिपॉजिट देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% से ग्रो किया है, और अभी उनका जो डिपॉजिट जो बुक है वो लगभग 42,000 करोड़ का हो चुका है। इसमें और भी अच्छी बात यह है कि इनका जो कासा रेशियो है ये पिछले साल से इनका 33% से ग्रो किया है। तो कासा रेशियो क्या होता है, आपका सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट, इनमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है बहुत ही कम देना पड़ता है। तो ये अगर आपका डिपॉजिट का बुक बढ़ेगा तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आप सस्ते में लोन लेंगे और आप कम रिस्क लेके ज़्यादा बेटर लोन लोगों को दे सकते हैं। तो पहली बात तो ये है। फिर लोन बुक में देखें, जो कि मेन किसी बैंक के लिए हमको देखना पड़ता है कि लोन बुक किस तरीके से ग्रो कर रहा है। तो पिछले 1-1.5 साल में आपने देखा होगा कि लोन बुक बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा था, और वो लोग खुद डरे हुए थे। मतलब कि अगर हम इस टाइम पे अगर हम लोन बांटते हैं तो लोग वैसे भी स्ट्रेस में हैं, लोगों ने कम से कम 7-8 लोन लेकर रखा हुआ है, और वो लोग उसको पे नहीं करेंगे तो हमारा नया लोन कैसे पे करेंगे। ऊपर से आरबीआई ने ही बोल दिया था कि आप लोग ऐसे लोगों को लोन नहीं दे सकते जिन्होंने ऑलरेडी 3-4 लोगों से लोन लेके रखा हुआ है। तो उस टाइम में लोन बुक बहुत कम ग्रो कर रहा था, उल्टा एनपीए बढ़ा हुआ था। मतलब उनको डबल तरफ से मार पड़ रहा था। एक तो नया लोन नहीं दे पा रहे थे, और जो पुराना लोन दे के रखा हुआ था उसका भी उनको रीपेमेंट नहीं आ रहा था। तो अभी वो साइकिल इंप्रूव हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि जो ग्रॉस लोन बुक है वो 21% से बढ़ा है। मतलब पिछले दिसंबर में अगर देखें तो 30,000 का लोन बुक था, 30,400 करोड़ का, वो बढ़ के अभी 37,055 करोड़ का हो चुका है। तो क्लियर ग्रोथ हमको देखने के लिए मिल रहा है। मतलब अब कोई कंपनी ये नहीं बोल रही कि हम लोग स्लो जाएंगे या लोन नहीं बांटेंगे, अब ग्रोथ हमको दिखना शुरू हो गया। वहीं पे ग्रुप लोन अगर देखें तो ग्रुप लोन जैसा कंपनी ने कहा था कि हम बहुत कम ग्रो करेंगे, तो देख सकते हैं सिर्फ 0.2% से ग्रो किया है। यानी कंपनी अभी भी जो ग्रुप लोन है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रही, अभी भी दे रही है, क्योंकि ग्रुप लोन में से ही आपको ऐसे आदमी निकल के मिलेंगे जिनको आप इंडिविजुअल लोन दे सकते हैं। तो कंपनी दे रही है, बट वो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। नेक्स्ट इंडिविजुअल लोन देखें तो वहाँ पे 14% का ग्रो हुआ है, अगेन एक अच्छी चीज़ है। हाउसिंग लोन देखें तो हाउसिंग लोन मतलब माइक्रो मॉर्गेज वाला, जैसे 4 लाख 5 लाख का लोन देते हैं, तो उस टाइप का लोन 49% से ग्रो हुआ है, और ये आपका काफ़ी सिक्योर भी रहता है।
एमएसएमई में देखें तो वहाँ पे 69% से ग्रो किया है, अगेन अच्छी बात है। व्हीकल लोन में फिर से ग्रोथ दिखना शुरू हो चुका है 190%। तो देखिए बैंक के इस नंबर से देख के मैं एक और चीज़ बोल सकता हूँ, थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि व्हीकल फाइनेंस का जो बुक है वो सब में ग्रो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर का जो सेल्स है वो धीरे धीरे बढ़ सकता है। तो इस तरीके से आप सारे कंपनीज को जब पढ़ते हैं तो आपको पूरे ओवरऑल मार्केट का आइडिया मिलने लगता है। अब मान लीजिए हमको नंबर्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं, जो 2 व्हीलर कंपनीज है उनका नंबर अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, 20%, 30%, 40% से वो लोग ग्रोथ दिखा पा रहे हैं। तो वो चीज़ हमको यहाँ भी देखने मिल रहा है कि व्हीकल लोन बुक भी इनका बढ़ रहा है। तो यानी कि वो जो ऑटोमोबाइल्स वाले बोल रहे हैं और जो बैंक वाले बोल रहे हैं, दोनों को आप कनेक्ट करके देख सकते हैं कि ऑटो सेक्टर में भी एक अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल मैं ऑटो सेक्टर को ट्रैक नहीं करता हूँ, बट धीरे धीरे मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा तो मेरा ट्रैकिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा गोल्ड लोन अगर देखें तो वो भी 385% से ग्रो किया है। ऑलमोस्ट उन्होंने लगभग अपने लोन बुक को 4 गुना कर दिया है। पिछले साल उन लोगों का लगभग 115 करोड़ का था, अब वो बढ़ के 557 करोड़ का हो चुका है। तो गोल्ड लोन में भी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब इस बैंक का जो सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम था वो ये था अनसिक्योर्ड लेंडिंग। अब अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक हो तो आपका ज़्यादातर लेंडिंग कैसा होगा, अनसिक्योर्ड, मतलब उसके अगेंस्ट में कुछ कोलेटरल आपको नहीं मिलेगा, आपको फ्री में पैसा देना है। फ्री मतलब कि आपको बिना किसी कैसे बताऊँ, बिना कुछ चीज़ गिरवी रखे आपको पैसे देना पड़ता है। तो ये इसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। तो अभी कंपनी का हमेशा से ये टारगेट था कि हम हमेशा से नहीं, पिछले साल से टारगेट था कि हम अपने सिक्योर्ड लोन बुक को बढ़ाएंगे। तो अभी देखिए पिछले साल जो 39% इनका अनसिक्योर्ड था, सिक्योर्ड बुक था, अब वो बढ़ के 48% पे हो चुका है। मतलब 48% बुक अब इनका सिक्योर्ड है, जो कि पिछले साल से 9% ग्रो किया है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इनका सिक्योर्ड बुक बढ़ता रहेगा, बैंक ने ये गाइड किया था। अब अगर हम बाकी देखते हैं कि आपका एसेट क्वालिटी कैसा है, तो यहाँ पे हमको कंटिन्यूसली इंप्रूव होते हुए दिख रहा है कि पार परसेंट देखिए, PAR मतलब पोर्टफोलियो एट रिस्क, मतलब इतना कौन सा अमाउंट है जो आपका रिस्क में जा सकता है। अभी गया नहीं है बट वो NPA बन सकता है। वैसा 2024 दिसंबर में 5% था, सितंबर में उसका हो गया फिर आपका 4.4%, और दिसंबर में इस साल में 2025 में वो घट के हो गया 3.98%। तो यहाँ भी हमें क्या दिख रहा है कि वो नंबर डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो हमें अभी बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुआ है, बट हमको ये इंडिकेशन मिलना शुरू हो गया है कि वो डिक्रीज करने लग जाएगा। और यही के बाद क्या होता है, मार्केट उसको रिवार्ड करना स्टार्ट करती है। अगर आप वेट करते रहेंगे कि घट के 2 के नीचे आ जाए, 1 के नीचे आ जाए, तब तक आपका शेयर प्राइस बहुत ऊपर भाग चुका होगा और धीरे धीरे फिर उसका वैल्यूएशन बहुत महंगा हो जाएगा। और उस टाइम पे एंट्री करने का मतलब क्या होता है, आपने रिस्क ज़्यादा ले लिया। तो ऐसे टाइम में जब कंपनी अच्छा चीज़ दिखाना स्टार्ट कर रही है, उस टाइम पे आपको धीरे धीरे करके पोजीशन को बिल्ड करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही बार में पूरा कैपिटल डालिए, धीरे धीरे करके। जैसे मैंने भी इसमें लगभग 2 ट्रांचेस में पैसा डाल दिया है और 3rd ट्रांचेस बचा हुआ है जो लास्ट है। तो इस क्वार्टर का रिजल्ट आने के बाद जब कॉल हो जाएगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे कितना ऐड करना है या कितना निकालना है मुझे। GNPA देखें तो वो भी इसका काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूव कर रहा है। जो पिछले साल में इनका 2.68% था वो घट के 2.45% पे हुआ है, और इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 2.39% पे हो चुका है। तो अगेन ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो देखिए नेट बोलने का ट्राई कर रहा हूँ कि जो बैंकों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, NPA का, RBI का जो रोक टोक लगा हुआ था, वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। और अब ये साल मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा बेस बनेगा, हमको थोड़ा बहुत ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। और अगले साल से अगले साल मतलब मान लीजिए 2-3 क्वार्टर के बाद से हमको बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। और जितने भी बैंकिंग शेयर्स है, लेंडिंग शेयर्स है, आपका जो ये है NBFCs है, ये सारे के सारे बहुत अच्छे रेट से ग्रो करेंगे। तो हमें बस उन्हीं कंपनीज में से ढूंढना है जो अच्छा ग्रो कर रही है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी घुसा के बैठ जाओ। जो कंपनी अच्छा दिखा पा रही है, जिसका वैल्यूएशन ठीक ठाक मिल रहा है, वहाँ पे एंट्री करके हम बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। मैं अगर अपना बात करूँ तो मेरा उज्जीवन में मेरे ख्याल से मैंने एंट्री जो किया था वो 41 के आसपास का था। तो अभी मुझे लगभग 40% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक अच्छा चीज़ है। फिर फ्यूजन फाइनेंस है, उसमें मैंने रिसेंटली एंटर किया हुआ था। तो फ्यूजन फाइनेंस मेरे लेने के बाद मेरे ख्याल से थोड़ा नीचे आया था। यस, मेरे ख्याल से नीचे है। फिर आज जो ग्रोथ दिखने के लिए मिला है उसमें मेरा फ्लैट चल रहा है। फिर मेरा पोजीशन आपका मुथूट माइक्रो फाइनेंस भी है। तो ये 3 स्टॉक्स को लेके मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ, और इन तीनों में से जो बेटर परफॉर्म करते जाएगा, मेरा एलोकेशन धीरे धीरे उनमें बढ़ते जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ मैं। तो नेट अगर बोलना चाहो तो अपडेट जो भी निकल के आ रहा है कंपनीज का, वो काफ़ी पॉजिटिव निकल के आ रहा है। और मुझे लगता है इसीलिए कि 2026 जो है ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो सकता है, क्योंकि कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो रिजल्ट्स को अच्छा दिखा रही हैं और ये गाइड भी कर रहे हैं कि आगे जाके हमको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और मान लीजिए पूरा अगर निफ्टी आगे ना भी जाए, तो हम लोग के स्टॉक्स जो है, जो मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है, वो ऐसा गाइड कर रहे हैं कि हम आगे जाके बहुत अच्छा खासा ग्रो करेंगे। तो हमें अल्टीमेटली वही चाहिए, क्योंकि मैं निफ्टी को लेकर तो बैठा नहीं हूँ। तो निफ्टी कहीं भी जाए, अगर मेरा स्टॉक अच्छा बता रहा है और वो अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, तो ये मेरे लिए अच्छा है। इसलिए निफ्टी को मैं बहुत कम ट्रैक करता हूँ। कभी कभार अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन आ गया है, तो मैं निफ्टी में एक बल्क अमाउंट डाल देता हूँ,
क्योंकि उस टाइम पे सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिरते हैं और निफ्टी मुझे मान लीजिए 6 महीने 1 साल में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, 12% 10% भी देगा तो मेरे लिए काफ़ी है। तो वो मैं क्योंकि मार्केट से मैं हमेशा टोटल निकल नहीं जाता हूँ, मेरा 80-90% जो कैपिटल है वो स्टॉक मार्केट में ही लगा रहता है और उसी में मैं रोटेट करते रहता हूँ। तो ऐसा मैंने पिछले बार किया था जब निफ्टी काफ़ी नीचे गया था, तो उसमें ज़्यादा नहीं, मैंने 6-7% जब मेरे को प्रॉफिट हुआ तो मैं उसमें निकाल के फिर से इसमें डाल के रखा हुआ है और अभी भी कुछ पैसा बचा हुआ है, तो उसमें से निकाल के मैं जो कंपनीज ग्रोथ दिखा रही हैं उनमें धीरे धीरे मैं डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो आपको भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए और जो मैं नॉर्मल फॉलो करता हूँ उस स्ट्रेटेजी का नाम है ग्रोथ स्ट्रेटेजी। तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप कमेंट में लिखिए ग्रोथ, मैं आपके ऊपर उसके ऊपर एक क्लियर वीडियो बना के समझा दूंगा कि किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से स्टॉक्स में निकलना चाहिए और जो सारे जो छोटे मोटी चीज़ें हैं सब कुछ आपको इस वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ग्रो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।